यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक बिल्कुल आम सी लड़की तृष्णा की है। कहते हैं एक माली का धर्म बाग की देखभाल करना होता है, लेकिन अगर उसी माली की नीयत गुलाब के फूल पर खराब हो जाए तो फिर उसे टूटने से कौन बचा सकता है। लेकिन शायद वह यह भूल गया कि गुलाब में कांटे भी होते हैं और कुछ कांटे इतने जंगली होते हैं कि छूने वाले के हाथ ही जख्मी कर दें। खैर, तृष्णा की इस दास्तां में उतरने से पहले अगर आपको हमारा काम और यह कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कहानी का दूसरा सिरा जुड़ता है जय से। जय ने अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई ब्रिटेन में की है और हाल ही में वह अपनी शिक्षा पूरी कर इंडिया वापस लौटा है। अब उसे यहाँ अपने पिता के करोड़ों के होटल बिजनेस में हाथ बंटाना है। बचपन से विदेश में रहने के कारण उसका रहन सहन पूरी तरह अंग्रेजों वाला है और हिंदी में उसका हाथ काफी तंग है। एक शाम जय अपने NRI दोस्तों के साथ शहर घूमने निकलता है। घूमते घूमते वे एक आलीशान हेरिटेज स्टाइल होटल में पहुंचते हैं। वहां पारंपरिक राजस्थानी धुन बज रही थी और होटल का स्टाफ मेहमानों के स्वागत में लोक नृत्य कर रहा था। थिरकते हुए उन चेहरों में एक चेहरा तृष्णा का भी था। डांस खत्म होने पर जय की नजर तृष्णा पर पड़ती है। वह उससे बात करने आगे बढ़ता है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि तृष्णा यहाँ परमानेंट नहीं बल्कि एक टेम्परेरी वर्कर है। उसकी उम्र महज 19 साल है। घर के हालात ऐसे थे कि स्कूल के बाद वह आगे की पढ़ाई नहीं कर सकी और काम में लग गई। होटल की शिफ्ट खत्म होने के बाद जब तृष्णा अपनी एक साथी के साथ पैदल घर लौट रही थी, तभी रास्ते में जय और उसके दोस्त उन्हें दोबारा मिल गए। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और दोनों लड़कियों को लिफ्ट ऑफर की। उन्होंने शराफत दिखाते हुए तृष्णा और उसकी दोस्त को उनके घर तक सुरक्षित छोड़ दिया। अगर यह मुलाकात यहीं तक सीमित रहती तो शायद सब कुछ ठीक रहता, लेकिन सामान्य गति से चल रही तृष्णा की जिंदगी में बहुत जल्द कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी दुनिया को एक अलग ही दिशा में ले जाने वाला था। उधर तृष्णा के पिता सब्जियों के ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। उनके पास अपनी एक पिकअप वैन है। उस वैन की किश्तें भरने के लिए उन्हें कोल्हू के बैल की तरह खटना पड़ता है। वे सुबह मुंह अंधेरे घर से निकलते हैं और देर शाम को ही लौटते हैं ताकि परिवार का गुजारा चल सके। वह एक मनहूस सुबह थी। तृष्णा के पिता पिकअप वैन में सब्जियां भरकर मंडी की तरफ जा रहे थे। वैन के पिछले हिस्से में सब्जियों को संभालने की जिम्मेदारी तृष्णा पर थी। पिता लगातार काम करने की वजह से थके हुए थे और अचानक गाड़ी चलाते वक्त उनकी आंख लग गई। बस वही एक पल की झपकी और सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक से वैन की भीषण टक्कर हो गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि देखने वालों की रूह कांप जाए। वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक चुका था। ऐसा लगा मानो लोहे के दो ढांचों के बीच तृष्णा का पिता कुचल ही गया होगा, लेकिन इसे कुदरत का करिश्मा कहें या किस्मत, पर उनकी जान बच गई। हालांकि कीमत चुकानी पड़ी। पिता बुरी तरह जख्मी थे। कब तक ठीक होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता था। उधर तृष्णा भी सुरक्षित नहीं थी। उसका एक हाथ टूट चुका था और उस पर प्लास्टर चढ़ा था। कुछ दिनों बाद जब जय अपने दोस्तों को छोड़ने जयपुर एयरपोर्ट जा रहा था तो उसकी नजर सड़क किनारे अपने घर के बाहर बैठी तृष्णा पर पड़ी। उसके हाथ का प्लास्टर देख जय ने गाड़ी रोकी। बात करने पर उसे उस भयानक हादसे का पता चला। यहाँ जय ने अपनी दरिया दिली दिखाई। उसने बड़े ही अपनेपन से कहा, मेरे पिता का जयपुर में एक बड़ा होटल है, अगर तृष्णा चाहे तो मैं उसे वहाँ काम दिलवा सकता हूँ। आज के दौर में जहाँ हर कोई सिर्फ अपने मतलब की बात करता है, एक अनजान शख्स का इतनी मदद करना किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। करीब 1 महीने बाद तृष्णा के नाम एक चिट्ठी आई। उसमें जयपुर के होटल में नौकरी की पुष्टि थी और साथ में आने जाने के किराए के लिए 500 रुपए भी रखे थे। तृष्णा के लिए यह फैसला आसान नहीं था। एक अनजान शहर, एक अजनबी पर भरोसा, लेकिन गरीबी और परिवार की भूख ने डर को पीछे छोड़ दिया। पिता का इलाज और घर का खर्च चलाने की मजबूरी उसे घर की दहलीज पार करवा ही लाई। वह बस से जयपुर पहुंची। बस स्टैंड पर जय खुद उसे अपनी मोटरसाइकिल पर लेने आया था। उसने तृष्णा का सामान बस स्टैंड के लगेज काउंटर में यह कहकर रखवा दिया कि बाद में मेरा ड्राइवर आकर ले जाएगा। इसके बाद शुरू हुआ एक अजीब सफर। जय उसे शहर की भीड़-भाड़ से दूर सुनसान रास्तों पर ले जा रहा था। काफी देर तक बाइक दौड़ती रही। किसी के भी मन में डर पैदा हो सकता था। एक अकेली लड़की, अनजान रास्ता और शहर से इतनी दूर, लेकिन भोली तृष्णा ने जय पर पूरा भरोसा किया। उसने एक सवाल तक नहीं पूछा और आखिरकार जय का इरादा नेक निकला। वह उसे शहर के शोरगुल से दूर अपने पिता के ओल्ड हेरिटेज होटल में ले आया था। यह कोई आम इमारत नहीं थी। पुराने जमाने में यह रजवाड़ों का महल हुआ करता था। वक्त बदला, लोकतंत्र आया और राजाओं के ये महल अब आलीशान होटलों में तब्दील हो चुके थे। चूंकि तृष्णा के हाथ में अभी भी प्लास्टर था और वह भारी काम नहीं कर सकती थी, इसलिए जय ने उसे एक बहुत ही खास काम सौंपा। उसने होटल के बगीचे में मौजूद पक्षियों की देखभाल करनी थी। अब तृष्णा को उन पिंजरों में बंद परिंदों का ख्याल रखना था, शायद बिना यह जाने कि वह खुद भी अब एक सोने के पिंजरे की तरफ बढ़ रही है। धीरे धीरे तृष्णा का मन इस नई जगह और काम में पूरी तरह रम गया। कुछ दिनों बाद जब उसके हाथ का प्लास्टर हटा तो वह और भी फुर्ती से काम करने लगी। वह अब एक फुल टाइम वेटर्स बन चुकी थी और होटल का हर काम उसने बड़ी जल्दी सीख लिया था। लेकिन काम के बीच एक चीज थी जो नहीं बदली थी। वो थी जय की नजरें। जय की निगाहें हर वक्त तृष्णा का पीछा करती रहती थीं।
उसने खुश करने और इम्प्रेस करने के लिए जय ने उसके छोटे से स्टाफ क्वार्टर वाले कमरे में एक टीवी भी लगवा दिया। तृष्णा के लिए यह सब बहुत नया और खास था। एक दिन जय के पिता ब्रिटेन से इंडिया आए। जय ने बड़े उत्साह से तृष्णा को अपने पिता से मिलवाया और बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में यही वो लड़की है जो उनकी प्यारी चिड़ियों का ख्याल रखती है। जब जय वहां मौजूद नहीं था तो उसके पिता तृष्णा को चिड़ियों के पिंजरे के पास ले गए। उनकी उम्र ज्यादा थी और आंखें काफी कमजोर हो चुकी थीं। उनको धुंधला दिखाई देता था। उन्होंने कहा, मेरा बेटा तुम्हारी बहुत तारीफ करता है, कहता है तृष्णा बहुत खूबसूरत है। फिर अपनी कमजोर आंखों की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने तृष्णा के चेहरे की बनावट को अपने हाथों से टटोला। उनके हाथ तृष्णा के चेहरे पर रेंग रहे थे, मानो वे उसकी खूबसूरती को अपनी उंगलियों से देख रहे हों। उन्होंने एक अजीब सा सवाल किया, क्या जय तुम्हारा ठीक से ख्याल रखता है? तृष्णा जो स्वभाव से बहुत सीधी थी, इस सवाल की गहराई को समझ नहीं पाई। उसने सोचा, भला जय को मेरा ख्याल रखने की क्या जरूरत? उसने मुझे नौकरी दी है, रहने को जगह दी है, इतना ही तो काफी है। वह चुप रही। पिता के वापस जाने के बाद जय का रवैया बदलने लगा। वह अब तृष्णा के और करीब आने की कोशिश करने लगा था। अब अक्सर तृष्णा ही उसके कमरे में खाना लेकर जाती। इस दौरान जय बहाने से उसे छूने की कोशिश करता। उसके स्पर्श और बर्ताव से साफ जाहिर था कि वह तृष्णा को चाहने लगा है। तृष्णा इतनी भी नादान नहीं थी। वह समझ रही थी कि जय उसे पसंद करता है। जय उसे एक अच्छा इंसान लगता था, लेकिन एक डर भी था। जय एक अमीर होटल मालिक का बेटा और वह एक मामूली काम वाली। सामाजिक हैसियत भी तो कोई चीज होती है। न उनकी जात मिलती थी, न हैसियत। हालांकि दिल कहता था कि अगर प्यार हो तो इन सब का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी एक झिझक थी। तभी जय ने एक नया दांव चला। उसने तृष्णा से कहा, मैं तुम्हें होटल मैनेजमेंट के कोर्स में भर्ती कराना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो, तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। तृष्णा को लगा कि उसकी तो निकल पड़ी है। सब कुछ इतना अच्छा हो रहा था, नौकरी, टीवी, मालिक का प्यार और अब पढ़ाई का मौका। ऐसा लग रहा था मानो किस्मत उस पर दोनों हाथों से मेहरबान है। लेकिन शायद वह भूल रही थी कि जब किस्मत जरूरत से ज्यादा मेहरबान होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वह कोई बड़ी कीमत वसूलने वाली है। वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था। एक दिन तृष्णा ने जय से छुट्टी मांगी। उसकी एक सहेली की शादी थी जहां उसे अपनी कुछ दोस्तों के साथ जाना था। जय ने उसे जाने दिया। शादी के जश्न में देर हो गई और तृष्णा वहां से अकेली ही निकल पड़ी। लेकिन रात का अंधेरा और अकेली लड़की, कुछ लफंगों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। तृष्णा की जान हलक में थी, लेकिन गनीमत यह थी कि निकलने से पहले उसने जय को फोन कर दिया था। ठीक वक्त पर जय वहां अपनी बाइक लेकर हीरो की तरह पहुंच गया और उसे उन गुंडों से बचा लिया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था, बस उसका रूप बदलने वाला था। लौटते वक्त शहर से दूर एक सुनसान रास्ते पर जय ने अचानक मोटरसाइकिल रोक दी। खामोशी थी, अंधेरा था और वे दोनों अकेले थे। उस रात जज्बातों का सैलाब ऐसा उमड़ा कि सारी हदें पार हो गईं। तृष्णा और जय के बीच जिस्मानी नजदीकियां बन गईं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो अपने साथ तृष्णा के लिए गहरा अंधेरा लेकर आया। उसे महसूस हुआ कि यह प्यार नहीं, बस एक पल की गलती थी। उसे लगा कि वह जय के लिए शायद सिर्फ एक टाइम पास का जरिया बन गई है। उसे अपनी मर्यादा टूटने का गहरा सदमा लगा। वह पूरी रात रोती रही। उसने फैसला किया कि वह अब यहाँ नहीं रहेगी। अगले ही दिन उसने अपना सारा सामान पैक किया और बिना किसी को बताए जयपुर से हमेशा के लिए अपने गांव लौट आई। उसे किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल नहीं होना था। घर पहुंचने पर सुकून नहीं बल्कि ताने मिले। पिता अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं थे। सर पर कर्ज का बोझ था। घर वालों को गुस्सा था कि उसने इतनी अच्छी कमाई वाली नौकरी क्यों छोड़ दी। अगले 3 महीने तृष्णा ने जैसे तैसे काटे। वह खेतों में काम करती और माँ का हाथ बंटाती। लेकिन तभी उसके शरीर में कुछ बदलाव होने लगे। उसने उल्टियां होने लगी। शुरू में लगा कि मामूली तबीयत खराब है, लेकिन जब उसने बताया कि उसे 3 महीने से माहवारी नहीं हुई है तो घर में भूचाल आ गया। तृष्णा गर्भवती थी। गांव में बदनामी के डर से उसके परिवार ने एक क्रूर फैसला लिया। उन्होंने जबरदस्ती तृष्णा का गर्भपात करवा दिया। तृष्णा के मन और शरीर दोनों को नोच दिया गया। इस पाप को छुपाने के लिए उसे दूसरे शहर में उसके मामा के घर भेज दिया गया। मामा के शहर में तृष्णा एक फैक्ट्री में मजदूरी करने लगी। वह अपनी पुरानी जिंदगी को भूलने की कोशिश कर ही रही थी कि अतीत फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। जय उसे ढूंढते हुए वहां भी आ पहुंचा। उसने पहले गांव जाकर पता लगाया और फिर फैक्ट्री तक आया। जय ने उसे देखते ही गले से लगा लिया और शिकायत भरे लहजे में कहा, तुम सब कुछ छोड़कर ऐसे क्यों भागी? मैंने तुम्हें कितने फोन किए पर तुम्हारा नंबर बंद था। तुम दुनिया वालों की परवाह मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जय ने उसे एक नया सपना दिखाया। उसने कहा, मैं मुंबई जा रहा हूँ फिल्म प्रोडक्शन का काम शुरू करने। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। जय की मीठी बातों ने एक बार फिर तृष्णा का दिल जीत लिया। उसे लगा कि शायद उसने जय को समझने में गलती की थी। वह उसे मंझधार में नहीं छोड़ेगा। तृष्णा फिर से उस पर भरोसा करने लगी, लेकिन एक डर अभी भी उसके दिल में बैठा था। उसने जय को अपने गर्भपात के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने डर था कि अगर जय को पता चला कि उसने उसका बच्चा गिरा दिया है तो शायद वह उसे छोड़ देगा। मुंबई की लाइफस्टाइल जयपुर के धीमे और संस्कारी माहौल से एकदम अलग, तड़क भड़क वाली थी। जय के जरिए तृष्णा की एंट्री एक नई दुनिया में हुई। जय के दोस्त फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे। कोई म्यूजिक डायरेक्टर, कोई राइटर तो कोई एक्टर। तृष्णा को बचपन से डांस का शौक था, जिसे उसने यहाँ एक प्रोफेशनल डांस क्लास ज्वाइन करके फिर से जिंदा कर लिया। जय और तृष्णा के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। दूरियां मिट चुकी थीं। फिल्म के सेट से लेकर देर रात की पार्टियों तक दोनों हर वक्त साथ रहते
लगते। वे किसी परफेक्ट कपल की तरह नजर आते थे। सब कुछ इतना सुलझा हुआ लग रहा था कि डर लगता था कहीं किसी की नजर न लग जाए। और वही हुआ। एक शाम लंदन से फोन आया। जय के पिता को हार्ट स्ट्रोक आया था और उनकी हालत नाजुक थी। जय को फौरन ब्रिटेन निकलना था। उस शाम भावुक होकर जय ने कहा, मैं घर जाकर अपने परिवार से हमारे रिश्ते के बारे में बात करूंगा। तृष्णा हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि जय का परिवार उसे अपनाएगा, लेकिन जय का भरोसा देखकर उसे हिम्मत मिली। इसी भावुक पल में तृष्णा ने अपना सबसे गहरा राज खोलने का फैसला किया। उसने जय को अपने गर्भपात के बारे में सच बता दिया, यह सोचकर कि अब उनके बीच कोई झूठ नहीं रहना चाहिए। लेकिन जय का रिएक्शन उम्मीद से बिल्कुल उलट था। वह बुरी तरह भड़क गया। उसे इस बात का गुस्सा था कि तृष्णा ने इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे लिया। उसे खबर तक नहीं दी। वह इसे धोखा मानने लगा। अगली सुबह जब वह ब्रिटेन के लिए निकल रहा था तो उसकी आंखों में प्यार नहीं, नाराजगी थी। जाते जाते उसने तृष्णा को कुछ पैसे थमाए और बस इतना कहा, मैं जल्दी लौटूंगा। लेकिन जल्दी कभी नहीं आया। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीने में। जय का कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। अगले महीने मुसीबत बनकर मकान मालकिन आ खड़ी हुई। उसने बताया कि घर की लीज खत्म हो गई है और अगले हफ्ते नए किराएदार आ रहे हैं। जय ने उसे बताया तक नहीं था कि लीज खत्म होने वाली है। मजबूरन तृष्णा को वह घर छोड़ना पड़ा। वह अपने डांस ग्रुप की सहेलियों के साथ एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो गई। अब तृष्णा के दिमाग में कड़वे ख्याल आने लगे थे। उसे लगने लगा कि जय ने उसका इस्तेमाल किया है। राजस्थान में वह उसे पसंद आ गई तो नौकरी का झांसा देकर रिश्ता बनाया। मुंबई में लिव इन की तरह रखा और जब मन भर गया या मुसीबत आई तो उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंका। क्या वह उसके लिए सिर्फ हवस मिटाने का जरिया थी? क्या वह प्यार सिर्फ एक नाटक था? तृष्णा अपनी टूटी हुई हिम्मत समेटकर जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर ही रही थी कि कुछ महीनों बाद जय का फोन आया। जब वे मिले तो जय ने माफी मांगी। उसने सफाई दी कि वह पिता की बीमारी में इतना उलझा था कि संपर्क नहीं कर सका। जय ने बताया कि पिता की हालत बहुत खराब है और उसे अब जयपुर जाकर पुश्तैनी फैमिली बिजनेस संभालना होगा। उसे हमेशा के लिए मुंबई छोड़ना होगा। फिर जय ने अपना प्रस्ताव रखा। उसने कहा, मेरे लिए तुम्हें वहां परिवार के सामने ले जाना या शादी करना अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने होटल में फिर से नौकरी दे दूंगा। यह प्यार का इजहार कम और सौदा ज्यादा लग रहा था। वह उसे साथ तो रखना चाहता था पर पत्नी बनाकर नहीं, बिल्कुल दुनिया की नजरों में एक मुलाजिम और बंद कमरे में अपनी प्रेमिका बनाकर। अब तस्वीर साफ हो चुकी थी। जय का प्यार महज एक छलावा था। वह तृष्णा से शादी करने वाला नहीं था, न ही उसे उससे कोई हमदर्दी थी। तृष्णा उसके लिए सिर्फ टाइम पास का एक खूबसूरत खिलौना बनकर रह गई थी, एक रखेल। जय के अंदर का वह सभ्य इंसान मर चुका था। अब वह तृष्णा के साथ सिर्फ अपनी हवस मिटाता था। जो प्यार और सम्मान मुंबई में था वह जयपुर के इस महल में दम तोड़ चुका था। जय अक्सर कामसूत्र की किताबें पढ़ता और तृष्णा पर नए नए प्रयोग करने लगा था। जब पारंपरिक कपड़ों से उसका मन भर गया तो उसने मुंबई से उसके वेस्टर्न कपड़े मंगवा लिए। उसने मॉडर्न कपड़े पहनाकर वह उसे अपनी पर्सनल लैप डांसर की तरह नचाता। तृष्णा की रूह कांप जाती थी, लेकिन वह बेबस थी। उसे पता था कि भागने का कोई फायदा नहीं। पिछली बार जब वह भागी थी तो जय ने उसे पाताल से भी ढूंढ निकाला था। अगर इस बार भागी तो वह फिर आ जाएगा। उसने समझ आ गया था कि इस पिंजरे से निकलने का अब एक ही रास्ता है। एक रात अपनी हवस शांत करने के बाद जय बिस्तर पर बेफिक्र लेटा था। तृष्णा की आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि एक ठंडी आग थी। वह चुपचाप किचन में गई और सब्जियों को काटने वाला एक बड़ा और धारदार चाकू उठा लाई। दबे पांव वह कमरे में लौटी। जय की आंखें बंद थीं। तृष्णा ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। वह धीरे से उसके ऊपर चढ़ी और पूरी ताकत से वह चाकू जय के सीने में उतार दिया। जय की आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन तृष्णा वहां से नहीं हटी। वह तब तक वहां जमी रही जब तक जय के शरीर की आखिरी हरकत बंद नहीं हो गई। आज शिकार ने शिकारी का शिकार कर लिया था। कांपते हाथों से तृष्णा ने अपना सामान पैक किया और उसी रात वहां से भाग निकली। वह सीधे अपने गांव अपने पिता के घर पहुंची। रास्ते भर उसे लगता रहा कि पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए उसके पीछे आ रही होंगी, लेकिन अजीब बात थी, अगला पूरा दिन बीत गया पर कोई पुलिस, कोई पूछताछ करने वाला वहां नहीं आया। यह तूफान से पहले की शांति थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अगली सुबह तृष्णा ने अपने छोटे भाई बहनों को स्कूल छोड़ने का बहाना बनाया और घर से निकल पड़ी। अपने साथ उसने वही चाकू छिपा रखा था जिससे उसने जय की जान ली थी। वह गांव से दूर रेगिस्तान के एक सुनसान रेत के टीले पर जा चढ़ी। वहां बैठकर वह काफी देर तक शून्य में घूरती रही। उसकी आंखों के सामने बार बार जय का वह आखिरी चेहरा आ रहा था। मरते वक्त उसकी आंखों में जो हैरानी और दर्द था, वह गिल्ट अब तृष्णा को जीने नहीं दे रहा था। उसने डर था कि पुलिस आज नहीं तो कल उसे पकड़ ही लेगी और तब उसके परिवार की कितनी बदनामी होगी। आखिरकार उसने अपना फैसला ले लिया। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। उसने एक गहरी सांस ली और उसी चाकू को अपने पेट में घोंप लिया। रेत पर लाल रंग फैलने लगा। जिस माली ने गुलाब को मसलने की कोशिश की थी वह तो मारा गया, लेकिन उस गुलाब ने भी खुद को कांटों से छलनी कर लिया। तृष्णा की कहानी जो एक उम्मीद के साथ शुरू हुई थी, आज इस रेत के टीले पर खामोशी के साथ दफन हो गई। इस दर्दनाक कहानी का असली विलेन आप किसे मानते हैं? जय की हवस को, तृष्णा की गरीबी को, या समाज के उस डर को जिसकी वजह से तृष्णा ने जान दे दी? कमेंट करके बताइए कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल झटपट बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।